हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों ध्वनि के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको हम आज एक छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो को स्किप करे बगैर अंत तक बने रहना है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। आज का जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है दोस्तों ध्वनि से, तो आपसे पूछा गया है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो दोस्तों आपसे बात करें, ध्वनि एक प्रकार का, कल मैंने आपको बताया था ध्वनि क्या है दोस्तों। ध्वनि एक प्रकार का क्या है दोस्तों? दोस्तों एनर्जी है, एनर्जी है। इससे पूछा गया है आपका कि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। कैसी दोस्तों? अनुदैर्ध्य। यहाँ दोस्तों आपसे तरंग की बात की गई है, तरंग की। तो दोस्तों तरंग मैंने आपको बताया कि माध्यम, अगर बात करें दोस्तों मीडियम के अनुसार तरंगों को दो भागों में विभाजित करे थे हमने दोस्तों। मीडियम के अनुसार तरंगों को दो भागों में विभाजित करे थे दोस्तों। एक थी दोस्तों हमारी कौन सी? यांत्रिक तरंग है। एक कौन सी थी दोस्तों? यांत्रिक तरंग है। और एक थी दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक कौन सी थी दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यांत्रिक तरंगों को पदार्थ की आवश्यकता होती है, किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें पदार्थ तरंगे भी बोला जाता है दोस्तों। और यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए क्या है दोस्तों? आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमने देखा था दोस्तों कि यांत्रिक तरंगों को दोस्तों हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था दोस्तों। एक था आपका अनुप्रस्थ और एक था दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य। तो हमने देखा ध्वनि तरंगे कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगे होती दोस्तों। तो अनुप्रस्थ तरंगों की अगर हमने बात करें तो क्या था दोस्तों? इसमें जो कंपन, जो कणों में जो कंपन होता है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों? अनुप्रस्थ में जो कणों में कंपन होता है दोस्तों, वह कैसा होता है? वह तरंग चलने की दिशा के लंबवत होता है दोस्तों। कैसा होता है? लंबवत होता है दोस्तों। कणों का जो कंपन था दोस्तों वह आपको तरंग चलने की दिशा के लंबवत देखने को मिलेगा। और हमने देखा था दोस्तों क्या? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में दोस्तों क्या होता है? जो जैसे तरंग की दिशा चलती है दोस्तों, उसी दिशा में कण क्या करते हैं दोस्तों? कंपन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कंपन करते हैं। तो क्या होगा? ध्वनि हमारी कैसी तरंगे हो जाएगी? ध्वनि हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाती दोस्तों। तरंग की मैंने आपको बताया। तो अगर हम बात करें दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या होता है? ये होता है दोस्तों श्रृंग, और ये होता है दोस्तों हमारा क्या? गर्त। क्या होता है दोस्तों? श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे। यहीं अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? अनुदैर्ध्य तरंगों की, तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है दोस्तों। कैसे चलती है दोस्तों? संपीड़न और विरलन के फॉर्म में चलती है दोस्तों। जहां आपका डेंसिटी कम होगी दोस्तों वहां विरलन, और जहां डेंसिटी ज़्यादा होगी उसे बोलते हैं दोस्तों हम संपीड़न। अगर बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ आपको बताया था इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोला जाता है आयाम। इसे क्या बोला जाता है? आयाम। और दोस्तों दो किन्हीं भी निकटस्थ श्रृंगों या दो किन्हीं भी निकटस्थ गर्तों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या? तरंगदैर्घ्य। तो दोस्तों अगर आपने तरंगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों, तो आपको आरआरबी टेक्नीशियन की जो प्लेलिस्ट चली है दोस्तों, वहाँ आपको वेव्स एंड तरंग का एक टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था ध्वनि तरंगों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है दोस्तों अवश्रव्य तरंग है, दूसरा होता है दोस्तों हमारा क्या? श्रव्य तरंग है। क्या दोस्तों? श्रव्य तरंग है। और तीसरा होगा हमारा क्या? पराश्रव्य तरंग है। तो अगर यहाँ पूछा गया आपसे अवश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी, दोस्तों जो अवश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वह 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों। हर्ट्ज यहाँ पर दोस्तों आवृत्ति को डिनोट करता है दोस्तों। आवृत्ति मापने की यूनिट होती है, हर्ट्ज से मापते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर बात करें दोस्तों श्रव्य तरंगों की, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आपकी किसकी होती है दोस्तों? श्रव्य तरंगों की। और पराश्रव्य तरंगें जो हो जाती है दोस्तों उसकी आवृत्ति हो जाएगी आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, कभी नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अवश्रव्य तरंगें कौन सी दोस्तों? अवश्रव्य तरंगें। अगर हम बात करें अवश्रव्य तरंगों की, फिर होती दोस्तों हमारी श्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव, फिर होती दोस्तों हमारी पराश्रव्य तरंग। तो अगर हम बात करें दोस्तों अवश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग दोनों को ही मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं सुना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
पराश्रव्य तरंगों को किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। इसे दोस्तों यह बहुत ही बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। पराश्रव्य तरंगों को किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्वनि के, सॉरी दोस्तों यहाँ तत्व नहीं होगा, ध्वनि की पिच। क्या पूछा गया दोस्तों? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्वनि की पिच की, तो वह निर्भर करती है दोस्तों हमारी किस पर? तीव्रता पर। किस पर दोस्तों? ध्वनि की जो पिच होती है वह हमारी तीव्रता पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? आपसे पूछा गया है, यहाँ आपसे फ्रीक्वेंसी दे दी गई दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और आपसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार की ध्वनि में आएगा दोस्तों, किस प्रकार के तरंगों में आएगा। तो मैंने आपको बताया दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या होती है, वो होगा दोस्तों हमारा श्रव्य तरंग। अगर बात करें दोस्तों अश्रव्य तरंगों की, तो यह 20 हर्ट्ज से कम वाली, क्या दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। अगर हम बात करें पराश्रव्य तरंगों की, तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी की तरंगें जो होती हैं वह पराश्रव्य तरंगों में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो दोस्तों इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। अगर हम बात करें कि तरंग के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है दोस्तों, तो वेग को डिनोट करते हैं वी से, आवृत्ति को बोला जाता है दोस्तों न्यू या फिर हर्ट्ज से, और तरंग दैर्ध्य को दोस्तों लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग बराबर, अगर बात करें दोस्तों वेग बराबर आवृत्ति का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों हम तरंग दैर्ध्य से, तो आपका क्या निकल जाएगा? वेग निकल जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों ये भी आपका स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया सभी आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर मैंने क्या बताया कि वायुमंडल की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर क्या होता है दोस्तों? वायुमंडल नहीं है दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाता है कि चंद्रमा पर आप कोई भी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ध्वनि जो होती है प्रकाश की जस्ट अपोजिट होती है दोस्तों। जैसे हमने देखे कि प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है दोस्तों, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि दोस्तों निर्वात में नहीं चलती है। अगर हम बात करें सबसे तेज यात्रा, तो सबसे तेज यात्रा यहाँ पर दोस्तों बात करें तो स्टील में। किस में दोस्तों? स्टील में। तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि दोस्तों अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ कितने दोस्तों? पदार्थ 3 अवस्थाओं की बात करते हैं दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। तो दोस्तों ठोस के जो मॉलिक्यूल होंगे दोस्तों वो बहुत ही अत्यंत पास पास रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुत ही पास पास होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी अपेक्षा द्रव, तो द्रव में दोस्तों दूर दूर, और गैस में दोस्तों काफ़ी दूर दूर आपको यहाँ पर एटम्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्वनि की, तो जिसके एटम सबसे ज़्यादा पास पास होंगे दोस्तों उसमें ध्वनि सबसे ज़्यादा ट्रेवल करने वाली है। तो यहाँ बात करें स्टील दोस्तों एक ठोस हो जाएगा, और ठोस के एटम सबसे ज़्यादा पास पास होते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ध्वनि सबसे तेज किस में यात्रा करेगी? स्टील में। और निर्वात में तो दोस्तों यह गमन ही नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बादलों की बिजली चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बादलों में जब बिजली चमकती है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले उसकी चमक दिखाई देती है, जबकि बादलों की गर्जन आपको बाद में सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं क्या? गलत। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, तो ये भी गलत हो जाने वाला है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, ये तो सही बात है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होने वाला है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमें बिजली की चमक पहले सुनाई देती है दोस्तों, और बादलों की गर्जन बाद में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है दोस्तों? आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चल सकती हैं, तो दोस्तों ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। तो अगर बात करें दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्वनि तरंगें गमन करती हैं, गैस में दोस्तों धीरे, और निर्वात में दोस्तों वह गमन नहीं करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है, कि इसकी इकाई आपसे पूछी जाती है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों डेसिमल भी दिया है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। चलिए आगे बढ़ेंगे। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है? तो दोस्तों ये आपके लिए स्टार मार्क क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अगर हम बात करें साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों तारत्व, प्रवस्थान, प्रबलता या गुणता। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो फीमेल की वॉइस होती है दोस्तों, वह मेल वॉइस से कैसे अलग होती है? तो दोस्तों तारत्व के कारण अलग होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक अधिक तीक्ष्ण होती है दोस्तों। यहाँ पर कृष्णा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तीक्ष्ण होती है। क्या होती है? तीक्ष्ण होती है दोस्तों। अगर बात करें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उनका जो तारत्व होता है दोस्तों, वह अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? महिलाओं का जो तारत्व होता है दोस्तों, वह अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक होती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीटी। क्या जाएगा दोस्तों? नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है, जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की लिए यह घटती है। यह उदाहरण किसके लिए है दोस्तों? तो यह उदाहरण हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? डॉपलर प्रभाव। किसके लिए दोस्तों? डॉपलर प्रभाव। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो अगर हम बात करें प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि दोस्तों ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रतिध्वनि सुनने के लिए, मैंने आपको बताया था, तो मिनिमम 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर की दूरी आपको लिए आवश्यक होती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे ध्वनि से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।